उम्र ऐसी हो गई है कि जितना मैं ज्ञान हासिल करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं खो देता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता है। आजकल क्योंकि मेरा ध्यान सारा हिमालय पर केंद्रित है कई सालों से, तो 20 मिनट दिए हैं तो फिर मैं हिमालय पे ही बात करूँगा। आशीष भाई तो बहुत जानकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार हैं अब, तो बाकी देश वो कवर कर लेंगे। हिमालय अगर हम दूर से देखें तो बहुत महान पहाड़ दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि इनमें अपार स्थिरता है, लेकिन आप करीब जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि चट्टानों में दरारें हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें एक के ऊपर दूसरी तीसरी उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं, और इसलिए जो पहाड़ की बनावट है, चट्टान भले ही मजबूत हो, पहाड़ की जो बनावट है वो कमजोर होती है। अब उस कमजोरी को ढक दिया प्रकृति ने, घास लगा, जंगल लगा, और उसके ऊपर बर्फ गिर गई, तो हमें ये अंदर क्या है वो छिप जाता है हमसे। पर ये जरूर याद रखें कि हिमालय के पहाड़ युवा पहाड़ कहा जाता है। बहुत पुराने पहाड़ नहीं है, जैसे यहाँ पर जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, रावली हैं, तो युवा पहाड़ हैं। कितनी उम्र होगी? लगभग 4 करोड़ वर्ष। तो इन पहाड़ों की एक खूबी ये है कि इनकी ऊंचाई जितनी है उस तरह की ऊंचाई दुनिया में और किसी पहाड़ की है नहीं। और दुनिया में हवाएं जो हैं चलती रहती हैं, गोल गोल पूरी दुनिया को कवर करती हैं हवाएं। और जब इतनी ऊंचे पहाड़ आते हैं तो कई बार हवाओं में जो तरह तरह के कण होते हैं वो वहां पर गिर जाते हैं। इसलिए इस पूरे हिमालयी इलाके में गजब की जैव विविधता है। तरह तरह के जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, मछलियां और बड़े छोटे जानवर। तो ये जैव विविधता यहाँ की बहुत गजब की है। और अब हम कल्पना करें कि प्राचीन समय में जब मनुष्य ने यहाँ प्रवेश किया होगा, उसको क्या महसूस हुआ होगा। एक तो चारों तरफ एक शुद्ध वातावरण के साथ सौंदर्य, बर्फीले पहाड़, बहती स्वच्छ नदियां, तरह तरह के जानवर, तो ध्यान एकदम आध्यात्मिक ख्यालों में मग्न हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर लोग बाहर के इलाकों से आए। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा ऐसी चीजें, तो आध्यात्मिक जीवन में अपना समय बिताया। ऋषि मुनि साधु संत आकर यहाँ आश्रम बनाए, और धीरे धीरे इस इलाके को देवभूमि कहा जाने लगा। इस देवभूमि को देवभूमि बनाए रखे वहां के जो अनेक तरह के समुदाय थे। अगर आप लद्दाख की तरफ चले जाएं तो वहां तो लगभग बारिश होती ही नहीं है। थोड़ी बर्फ जरूर पड़ती है, लेकिन बहुत कम। उसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। वहां के पहाड़ जो हैं वहां पर आपको जंगल नहीं मिलेंगे, मिट्टी मिल जाएगी चट्टानों के ऊपर। तो एक तरह का समुदाय वहां पलता है। नागालैंड चले जाएं, जहां इतनी बारिश होती है, या चेरापूंजी चले जाएं तो वहां इतनी बारिश होती है, तो उस समुदाय को तो उस बारिश के साथ जीना पड़ता है ना। तो उनका जीवन बिल्कुल अलग होगा। इस तरह प्रकृति के अनुसार समुदाय वहां पर बसे और उन्होंने वहां की सुरक्षा की। धीरे धीरे जो
वहां पर साम्राज्य आए और फिर कौटिल्य ने कहा राजे को, उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हें अगर अपना धर्म का पालन करना है, धर्म क्या है राजे का, कि आपको अपने पूरे साम्राज्य की सुरक्षा करनी है, उसके लिए आपको फौज रखनी है। फौज को आप तंदुरुस्त बनाओगे तो लड़ेगी फौज, इसलिए आपको अपनी जमीन चाहिए जहां पर फौज के लिए अनाज वगैरह पैदा हो जाए। तो आप अपने बता दीजिए आपको कितनी जमीन चाहिए खेती के लिए। आपको शिकार का शौक है, बताइए कौन से जंगल आपको चाहिए। आपके परिवार को नहाना घूमने का शौक है, तो अब बताइए आपको कौन सा तालाब, कौन सी झील, कौन सी नदी चाहिए। तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए जो सुरक्षित रखना चाहते हो रख लीजिए, बाकी समाज को दे दो, वो समाज का है, समाज उसको देख रेख करेगी। तो ये व्यवस्था बहुत समय तक चली भारत में, यहाँ तक कि जब मुगल भी आए यहाँ पर तो लगभग इसी तरह का एक सिस्टम रहा, बशर्ते ये कि जब आपने इतने संसाधन समाज को दे दिए हैं तो आप समाज से अपनी फौज के लिए, अपने सरकार के लिए आप उनसे लगान ले लीजिए। और थोड़ी सी शुरू में बहुत कम लगान थी। कौटिल्य की आप किताब पढ़ें तो उसने राय दी है, शायद अब मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 20वां हिस्सा 5%, जो बढ़ते बढ़ते वो मुगलों के टाइम पर 20%, 25% होती है, और अंग्रेज जो हैं वो उसको 2/3 कर देते हैं कि जितना भी आपका उत्पादन है उसका 2/3 हिस्सा, 50 से 2/3 हिस्सा, अगर सिंचित है तो 2/3, सिंचित नहीं है तो लगभग 50%। अब धीरे धीरे उन्होंने जंगलों पे भी कब्जा किया, नदियों पे भी कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई कि सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो इनका नियंत्रण करेंगे, जबकि जो प्राचीन समय से चली आ रही थी वो ये था कि राजा अपने संसाधनों का ध्यान रखे और प्रजा जो है वो पंचायत के द्वारा समाज का भी ध्यान रखे और प्रकृति का भी ध्यान रखे। तो वही अदालत, पंचायत, सब चीजों का ध्यान रखेगी। अब इसके नतीजे क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो यह है कि आप ये समझ लीजिए कि जंगल जो है वो हिमालय की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन पहाड़ों से जंगल गायब हो जाते हैं, अब मैं लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं जहां बारिश नहीं होती है, पर बाकी सारे इलाके में जहां वर्षा होती है वहां पर जंगल जो है वो पहाड़ का संरक्षक है। जंगल जाएगा तो वो जो कमजोर पहाड़ है जिसमें दरारें भरी हुई हैं उसमें पानी घुसेगा, पानी घुसेगा, सर्दियों में पानी की बर्फ बनेगी, कभी एक्सपेंशन होगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो और टूटेंगे चट्टाने। तो इस तरह से जंगल जो है वो वहां की सुरक्षा करते हैं, और उससे जो आसपास जो समुदाय बसे हुए हैं उनको आजीविका के और रोजगार के साधन वहीं से मिलते हैं। आजीविका का एक बहुत बड़ा संसाधन जो जंगल उपलब्ध कराते हैं, एक तो रहा कि वो पानी, भूजल, उनकी वजह से भूजल की मात्रा बढ़ती है, वर्षा का जल रोकते हैं और भूजल बनता है। लेकिन जो उनसे चारा पत्ती मिलती है उससे फिर किसान अपनी खेती में लगाता है, अपनी गाय को देता है, भैंस को देता है, और जो गोबर मिलता है वो खेत में जाता है, खेत का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए जंगल जो है वो आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फल,
फल के अलावा औषधि, अनेक प्रकार की औषधियां आपको जंगल से मिल जाएंगी। तो ये सारे जो संसाधन हैं, इसकी वजह से रोजगार और अ, आजीविका भी चलती है। लेकिन आज अंग्रेजों ने क्या किया, आते ही जो बढ़िया जंगल थे उन पर कब्जा किया। जो उस इलाके के जो राजा लोग थे, जो राजवाड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे अंग्रेज फायदा उठा रहे हैं, चलो हम भी इस जंगल को अपना लेते हैं, ये मेरे राज्य में है, मैं इसको अपना लेता हूं। तो धीरे धीरे समाज का जो हिस्सा था वो कम होता गया। फिर वहां पर विरोध भी हुए जगह जगह पर, और लोगों ने कुछ अपने हक वापस हासिल किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों का जो एक ओनरशिप थी जंगलों की, वो कम होती गई। इससे उनकी आजीविका और रोजगार पर बहुत फर्क पड़ा। अब जंगल जब हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पहला असर कहाँ होगा? हमारे भूजल पर होगा, नदी नालों पर होगा। और जब हम नदी नालों की बात करते हैं तो फिर हमारा ध्यान जाता है कि आज उनकी क्या परिस्थिति है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ऊर्जा की। और किस तरह की ऊर्जा? ये जो सौर ऊर्जा है, इसका अभी हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जितना सूरज देता है, जैसे देता है, उस रूप में ले लेते हैं, लेकिन उससे कमाई नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा कमाई कर पा रहे हैं हम लोग अपनी नदियों से। पेट्रोल से तो होता ही है, खनिज से। लेकिन नदियों से हाइड्रो पावर जो है, हिमालयी क्षेत्र में लगभग पूरे देश की 80% हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो हिमालयी क्षेत्र में है। और इंजीनियर जो है उसको वो इलाका पसंद है जहां नदी बहुत चौड़ी ना हो लेकिन पानी खूब हो, ढाल बढ़िया हो, ताकि तेजी से पानी गिरे और उसकी जो ऊर्जा है वो उसको निकाले। हिमालयी क्षेत्र बहुत बढ़िया है इसके लिए। अब बांध बनने लगे। भाखड़ा तो हमारा बहुत बड़ा पहला बांध था। और दो तरह के बांध हैं, जलाशय वाले और ये जो टनल आधारित बांध हैं। अब ये जो बांध हैं, इससे जो हमारी नदियां हैं ये बिल्कुल उजड़ गई हैं। जलाशय बनता है तो बहुत बड़ा इलाका डूब क्षेत्र बनता है, उसके अपने नुकसान हैं। तो लोगों ने जब विरोध किया, आप सब इससे परिचित हैं, जो नर्मदा आंदोलन हुआ बड़े बांधों के खिलाफ, टिहरी में हमारे इलाके में हुआ बड़े बांधों के खिलाफ, तो सरकार ने देखा कि अरे यार, बड़ा बांध कब हम कल्पना करते हैं, कब बांध बनता है, 40 साल लग जाते हैं उसमें। तो इससे अच्छा तो ये लोग सब चिल्ला रहे हैं। आशीष कोठारी नाम का एक व्यक्ति है, हीरेमठ एक कोई व्यक्ति है, वहां वो अरविंद मूर्ति बैठे हो, पता नहीं क्या चिल्लाते रहते हैं मेधा के कहने पर। तो ये बड़े बांध की जगह ये छोटे बांध मांग रहे हैं, चलो हम इनको छोटे बांध देंगे। तो छोटे बांध बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसको एक सुरंग में डाल देते हैं। और सुरंग फिर बड़ी लंबी होती है। कोई छोटी सुरंग होगी तो 3-4 किलोमीटर की होगी, अच्छी खासी सुरंग होगी तो 25-30 किलोमीटर की होगी। अब आप सोचिए कि नदी ऐसी ढाल पे जा रही है, यहां पर आपने पानी पकड़ा और यहां पर उसको छोड़ा, तो इतनी ऊंचाई से जब वो गिरता है पानी तो खूब ऊर्जा उससे बनती है। टरबाइन घुमाता है और ऊर्जा बनती है। तो इसलिए इंजीनियर्स ने वहां पर ऐसे इलाकों में जहां घाटी जो है वो संकीर्ण है, बहुत पतली है, और ऐसे इलाकों में उन्होंने काफी बांध बनाने शुरू किए हैं।
लेकिन अब समस्या हुई जैसे 2013 में अतिवृष्टि हुई उस इलाके में, और उस इलाके में उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैराग्लेशियल जोन। ये वो घाटियां हैं जहां पर प्राचीन समय से ग्लेशियर जो है वो पीछे हटते गए हैं। ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके पास जो इतना मलबे का ढेर इकट्ठा होता है वो सब वहीं पे छोड़ जाता है। अब अतिवृष्टि हुई, ऊपर से एक छोटी सी नदी आ रही है तिरछी ढाल के ऊपर। अतिवृष्टि के समय उसके पास बहुत पानी होता है और ढाल के कारण ऊर्जा बहुत होती है, तो जितना वो मलबा पड़ा है उसको वो धकेलती है नदी आगे आगे धकेलती है। घाटी जरा और संकीर्ण होती है तो सारा मलबा वहां इकट्ठा होता है, एक तरह का नेचुरल डैम बनता है। पानी पीछे से और आ रहा है तो वो डैम को तोड़ देता है। जब वो डैम को तोड़ता है तो टूटने की जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारी एनर्जी उस बाढ़ में समा जाती है, उसमें और ऊर्जा आती है, नीचे जाके वो और क्या नुकसान करता है। ठीक, तो इस तरह से वो जो इलाका है, जब हमने 2013 में एक और कमेटी बनी थी कि भाई ये बांधों का जो सिलसिला है इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इसके अध्ययन करके कोर्ट ने कहा कि हमें बताइए कि क्या करना चाहिए इन बांधों के बारे में। तो हमारी ये राय थी कि ये जो पूरा पैराग्लेशियल जोन है उच्च हिमालय का, वहां पे बांध नहीं बनने चाहिए। अब इंजीनियर तो बौखला गए, लेकिन इस ये चार धाम वाली बात ज्यादा करते हैं। वो नेगेटिव बात है क्योंकि हमारी हार हुई। लेकिन लेकिन आप लोग पुरानी कमेटी की बात नहीं करते हो। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी का जो वाटरशेड है उसमें 70 बांध का प्रस्ताव था। कुछ तो बन चुके थे हमारी कमेटी से पहले, 19 बन चुके थे, बाकी कुछ निर्माण के स्टेज में थे और कुछ अभी ड्राइंग बोर्ड पे थे। 19 बन गए, 51 बचे। तब से जो संघर्ष हुआ जिसके बारे में आपने कम सुना है, उसके बाद शायद फरवरी 2020 या 21 में पीएमओ ने अपना अंतिम निर्णय कोर्ट को दिया और कहा कि हम केवल 7 बांध, इन 51 में से केवल 7 बांध बनाएंगे क्योंकि ये 50% से ज्यादा काम हो चुका है। हालांकि वो झूठ था, सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये आर्गुमेंट लेकर कोर्ट में गए और अब 44 बांध जो हैं वो अभी नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है जिसकी जानकारी इसलिए अखबारों में और आपके पास नहीं है क्योंकि ये चर्चाएं जो हुई खुले में नहीं हुई है, पीएमओ में हुई। अब आज जो बहुत बड़ा एक, यू हैव टू वार्न मी, यू नो दैट ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट। बहुत बड़ा जो वहां पर अर्थव्यवस्था का एक नया शगुफा कहूं क्या कहूं उसको, कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाना है। चार धाम उसी से संबंधित है, लेकिन ये जो टूरिज्म है ये बहुत ही फोकस टूरिज्म है। 5 धाम है वहां पर, 4 तो हिंदुओं के हुए, 1 सिखों का हुआ, और ये 4 घाटियों में है। इसके अलावा एक कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक राजाजी नेशनल पार्क, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं। मसूरी में बहुत पहुंच जाएंगे, नैनीताल में बहुत पहुंच जाएंगे, और उनके नीचे जो 2 शहर बसे हुए हैं देहरादून और हल्द्वानी में बहुत टूरिस्ट आ जाते हैं। लेकिन ये फोकस टूरिज्म है। क्या इतने टूरिस्ट सह सकते हैं वहां की जो प्रकृति है, वहां के जो गांव और शहर हैं, क्या इतने टूरिज्म को सह सकते हैं? नहीं सह सकते। आपको किसने बताया कि नहीं सह सकते? आपने देखा जाके? आप सिर हिला रहे हो ऐसे।
मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मुझे कैरिंग कैपेसिटी का पता है। तो ये रहते हैं धर्मशाला के पास, तो इनको जरूर पता होगा धर्मशाला में क्या कूड़ा हुआ है। लेकिन आप सब जरा याद करें, जोशीमठ को याद कर लीजिए। पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, क्योंकि 20 मिनट की पाबंदी है, इसलिए मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये जो टूरिज्म है, ये उस पूरे क्षेत्र को बर्बादी की ओर बड़ी तेजी से, जितनी तेजी से उनके गाड़ी भागती है उतनी तेजी से वो बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, और उसके पर्यावरण का एक असर होगा हम सब के ऊपर। जंगल कट रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, आग की राख जो है वो ग्लेशियर्स पे जा रही है। इनकी गाड़ियों का धुआं जो है, उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस में कण हैं, वो सारे ग्लेशियर्स पे जा रहे हैं, ग्लेशियर्स और तेजी से पिघल रहे हैं, और वो नुकसान अलग है। इस सब में से निकलता क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे फिर हमें वहां की पॉलिटिकल इकोनॉमी थोड़ी समझनी पड़ती है। एक तो ये बात है कि अब आपने वहां पर जंगल खूब काटे हैं, और जिन इलाकों में बहुत ज्यादा जंगल कट जाते हैं, वहां पर फिर जो जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वो सूख जाते हैं। हमने एक अध्ययन किया है पिछले कई वर्षों में कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में लगभग 50% या ज्यादा जल स्रोत या तो सूख गए हैं पूर्ण रूप से, या सूखने की कगार पे हैं। पानी बहुत कम आता है, 12 महीने अब नहीं आता है उनसे, 5-6 महीने आएगा पानी बरसात में, और उसके बरसात के बाद 2-3 महीने और। तो जब इतनी किल्लत हो जाती है पानी की, तो लोग क्या करेंगे, वो कैसे जिएंगे वहां पर? तो लोग छोड़ छोड़ के, अब उत्तराखंड का अगर उदाहरण दूं, तो 10% हमारे जो गांव हैं उनको कहते हैं भूत गांव। वहां लोग नहीं रहते हैं, लोग अपने पूरे गांव के गांव को छोड़ चुके हैं। अगर ये 10% हैं, तो 15%, 20% ऐसे गांव हैं जहां चंद बूढ़े लोगों के परिवार रह गए हैं। वो भी छोड़ना चाहते हैं, उनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो छोड़ दें, इसलिए फंसे हुए हैं वहां पर। अब ऐसे इलाकों में एक बात है कि अभी भी एक संसाधन उनके पास है। कई जगह पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के नजारे बड़े सुंदर हैं। जंगल कट गए, नदी नाले खत्म हो गए, लेकिन पहाड़ का नजारा अभी भी आपको बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब वहां पर कौन जा सकता है? बड़े बड़े होटल वाले। तो ये पूरा जो बाहर से पूंजीपतियों का एक इन्वेजन चल रहा है पहाड़ में। एक और उदाहरण देता हूं, जब बांध बनता है तो उस समय जो निर्माण कंपनी है उसके दफ्तर वहां बनते हैं, और मैंने आमतौर पे देखा है कि उनके दफ्तर जो बनते हैं ठोस चट्टान वाली जमीन के ऊपर बनते हैं। अगर बाढ़ आ भी गई तो उनकी चट्टान नहीं हिलेगी, सुरक्षित रहेगी। निर्माण कार्य खत्म हो गया, अब उसको क्या जरूरत है वहां पर, वो तो, लेकिन जमीन उसने खरीद ली थी। अब वहां पे होटल बनता है, वहां पे रिजॉर्ट बनते हैं। तो धीरे धीरे इनका कब्जा उस पूरे इलाके में बढ़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो पूंजीपतियों के पास अगर एक चीज है जो उनकी मुट्ठी में अभी तक नहीं भारी मात्रा में आई, वो है जमीन। और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हीरेमठ को याद होगा, आज से 30 साल पहले जब कमलनाथ भारत की सो कॉल्ड वेस्टलैंड को देना चाहता था कि भैया आप इसके ऊपर उगा लीजिए पेड़ अपने उपयोग के लिए, उस समय उसको इतनी अकल नहीं आई कि जो कॉटन मिल है
कॉटन मिल अपना कपास थोड़ी उगाते हैं, किसान से खरीदते हैं। जो चीनी की मिल है वो गन्ना थोड़ी उगाती है, किसान से खरीदते हैं। तो भाई अगर तुमको टिम्बर चाहिए तो उनको क्यों दे रहे हो? भूमिहीनों को दो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी समय से हमारे देश में एक व्यवस्था बनी है जिससे कि देश के जितने भी प्रोडक्टिव संसाधन हैं धीरे धीरे पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएं, और जितनी तेजी से पिछले 10 वर्ष में ये संसाधन उनके मुट्ठी में पहुंचे हैं उतनी तेजी से पहले कभी नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि वो जो कानून बने हुए हैं या बने हुए थे इन चीजों की सुरक्षा करने के लिए, जो सरकार सुरक्षा करती थी, वो सारे कानून जो है उनको ढीला कर दिया, ताकि अब कोई EIA की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आदेश आ गया तो आपको EIA की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। जितने जंगल काटने हैं जाओ काटो। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो तो उसका पर्यावरण के ऊपर क्या असर होगा, तो उस असर को नापने का एक प्रक्रिया है, और उसमें लोगों की भी थोड़ी बहुत भागीदारी रहती है, जिससे कि एक तरह का रिस्ट्रेंट लगाम लगी रहे। अब वो सब काफी हद तक हट गया है। दूसरी बात आप देखिए कि जो हमारी एजेंसीज थी, फॉरेस्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि इत्यादि, या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वगैरह, जो भी इन्होंने बनाई प्रकृति के संरक्षण के लिए, उनका बजट खत्म कर दो। अगर बजट देते हो तो लोगों की सैलरी के लिए दे दो, काम के लिए मत देना। एक उदाहरण दूं आपको कि बहुत ज्यादा जो नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान जो आज पहाड़ में कर रहे हैं वो हैं सड़क बनाने वाले। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसका बजट आप देखिए कि भारत सरकार का पिछले साल का या इस साल का जो बजट है 48 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। उसमें से पर्यावरण मंत्रालय का कितना हिस्सा है भाई? 3,300 करोड़ रुपए बस। सड़क मंत्रालय का कितना है? 2,78,000 करोड़ रुपए, 5.5%, और आधा % है पर्यावरण मंत्रालय का। ये जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं पर्यावरण मंत्रालय की, उनका टोटल बजट साल का 192 करोड़, जिसमें से आधा बजट 102 करोड़ तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही है, बाकियों का लगभग कुछ भी नहीं है। तो मैं इससे आपको ये अंदाजा देना चाहता हूं किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उनको कैसे कमजोर किया गया है। तो मैं सोचता हूं कि काफी बोल लिए, अब आपके सवाल होंगे तो बाकी बातें सवालों के जवाब।